कि आपने मुझे स्वास्थ्य, चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा की अनुदान मांगों पर मेरे विचार रखने का मौका दिया। पहला सुख निरोगी काया। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी कांग्रेस सरकार की कुछ लैंडमार्क निर्णयों से। देश में पहली बार कांग्रेस सरकार द्वारा 25 लाख रुपए की कैशलेस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की योजना लागू की गई। साकार किया गया वो सपना कि आखिरी छोर तक खड़े व्यक्ति को महंगे अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके, और इसी के माध्यम से हेल्थ केयर एक्सेस में अंतर कम हुआ और मेडिकल ट्रेजेडी के सबसे बड़े भुगतभोगी गरीब और वंचित लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा मिल सकी। एक दौर था जब पैसे के अभाव में इलाज का अभाव था। बीमार परिजनों को मजबूरी में भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता था। पर इसी दौर में चिरंजीवी योजना के राजस्थान मॉडल ने अपने आप में एक मिसाल पेश की। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने चिरंजीवी योजना में 5,000 करोड़ रुपए तक का इलाज 50 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाया। स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि 25 लाख का इलाज कितने लोगों को मिला, पर असंवेदनशीलता देखिए कि वो देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को नौबत आती है 25 लाख के इलाज की। यह तो मात्र एक सेफ्टी नेट है कि परिवार मेंटली सिक्योर रहे कि हमें अगर कोई परिस्थिति आती है तो जमीन ना बेचनी पड़े, घर ना बेचना पड़े। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के कारण राजस्थान में इंश्योरेंस कवर 93% तक पहुंचा, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 42% है। पिछले 5 साल में राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में बेड 60% तक बढ़े और ऑक्सीजन आईसीयू बेड्स की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ी। पोषण को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में मिड डे मील में बाल गोपाल योजना के तहत दूध उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2015-16 में लिंग अनुपात जो 929 था, वर्ष 2022-23 में बढ़कर 947 हुआ। इसके साथ ही हमारी सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी पर भी पूरा ध्यान दिया। यही कांग्रेस सरकार थी 2012 में जिसने गर्भवती बहनों के लिए 104 एम्बुलेंस चला, मात्र मृत्यु दर सुधारने की दिशा में एक बड़ा काम किया। चिरंजीवी योजना मौजूदा सरकार ने बनते ही 19 फरवरी 2024 को एक आदेश निकाला जिसमें इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। इसका नाम मां योजना रख दिया गया। अभी कुछ देर पहले हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि ईआरसीपी योजना का नाम मोदी योजना क्यों नहीं रख देते। तो या तो ये किया जाए कि 4.5 साल तक आप लोग नामकरण संस्कार कर लें और काम हम 4.5 साल बाद सत्ता में आने के बाद कर लेंगे। बजट में उल्लेख है कि कैंसर के लिए डे केयर पैकेजेस दिए गए हैं, जबकि 73 पैकेजेस जो पहले से एग्जिस्ट करते थे, करीब सेम थे, उनको डे केयर पैकेजेस का नाम दे दिया गया। बजट में कहीं भी उल्लेख नहीं था, किसी भी सक्षम पदाधिकारी ने, सक्षम अधिकारी ने, सक्षम मंत्री ने कभी भी ये उल्लेख नहीं किया कि चिरंजीवी योजना में 5 लाख या 25 लाख का कवरेज दिया जाएगा और 10 लाख की दुर्घटना बीमा योजना को जारी रखा जाएगा कि नहीं। हालांकि कल रात इसे भी आदेश निकाल कर क्लियर कर दिया सरकार ने। दुखद दृश्य यह है, पिछली सरकार का भी शायद और मौजूदा सरकार का भी, कि गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चिरंजीवी योजना के अंतर्गत इलाज से महरूम रखा जा रहा है। मेरी मांग है, मेरा सुझाव है कि प्रसव पैकेजेस को प्राइवेट सेक्टर में लाया जाए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, और यह एमएमआर और एनएमआर को घटाने की दिशा में कारगर प्रयास होगा। मैं सिर्फ हमारे अगर चोमू सीएचसी जो अब एसडीएच में बदला गया है, अगर सिर्फ उसकी बात करती हूँ तो जनवरी माह में 310 नॉर्मल डिलीवरी हुई और 6 सिजेरियन हुए। जून में 210 नॉर्मल डिलीवरी हुई और 2 सिजेरियन हुए। इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी अस्पताल में सभी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। कहीं ना कहीं ऑपरेशन की समुचित व्यवस्था ना होते हुए या इच्छा शक्ति का अभाव होते हुए ऐसे मरीजों को जिन्हें ऑपरेशन की जरूरत होती है उन्हें रेफर कर दिया जाता है। कस्बे से वो मरीज कहाँ जाएगा? या तो हमारे चौमू से वो जयपुर सरकारी अस्पताल में आएगा, और
मरीज के परिजन घबरा जाते हैं, वो आसपास कोई प्राइवेट अस्पताल देखेंगे जहां ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो। तो ऐसे में अल्टीमेटली जो भार है वो उसी गरीब की जेब पर पड़ता है। मेरा एक ये भी सुझाव है कि बच्चों के टीकाकरण को प्राइवेट सेक्टर में जोड़ा जाए। बात करें भयावह कोविड एरा की, तो कांग्रेस सरकार ने जो कैपेसिटी बिल्डिंग का एक बेहतरीन मॉडल पेश किया, उसे भीलवाड़ा मॉडल को WHO ने भी सराहा था। पर हीट वेव में हमारी सरकार, मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं इसमें फेल होती दिखाई दी और निपटने के लिए पर्याप्त प्लानिंग की कमी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगी कि सदन के पटल पर रखा जाए कि जिलेवार हीट वेव में कितने लोगों की मृत्यु हुई। बजट में कहीं भी उल्लेख नहीं कि ऐसी कॉन्टिंजेंसी में कैपेसिटी बिल्डिंग का सरकार के पास आगे के लिए क्या प्लान है। बात अगर मॉडल CHCs की करें तो इसे कुछ लोगों ने कहा ये एक मास्टर स्ट्रोक है, पर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि मौजूदा सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार की पहल पर ही मोहर लगाई जा रही है। 25 अप्रैल 2022 को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें विधानसभा वार मॉडल CHCs बनाने का आदेश था। गैप एनालिसिस के आदेश दिए गए, गैप फिलिंग की रिपोर्ट्स भी आई और आगे भी उस पर कार्रवाई की गई। आपके सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि कहां-कहां गैप फिलिंग की क्या-क्या कार्रवाई हुई और MLA लेड से कहां-कहां कितनी राशि इस पे व्यय की गई, उसका ब्यौरा सदन की पटल पर रखा जाए। मेडिकल एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो राजमेश कॉलेजेस जो फैकल्टी के अभाव से जूझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक्सपीरियंस्ड मेडिकल टीचर्स ना होते हुए क्या खाक हमको स्किल्ड डॉक्टर्स तैयार कर पाएंगे? छात्रों के भविष्य और जनता के स्वास्थ्य दोनों के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। फैकल्टी इसलिए नहीं आना चाह रही क्योंकि उन्हें पे प्रोटेक्शन में कवर नहीं किया जा रहा। हालांकि 15 जुलाई को आदेश निकाला गया है कि 1 अगस्त 2024 के बाद ज्वाइन करने वाले डॉक्टर्स को राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के अंतर्गत प्रावधानों में लगाया जाएगा। उससे पहले के डॉक्टर्स को डाइंग कैडर में रखा गया है। अपने आप में नाम ही डाइंग कैडर है। जो 750 डॉक्टर्स हैं जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पद तक पहुंच चुके हैं, क्या उन्हें फ्रेश अपॉइंटमेंट्स करने पड़ेंगे और अपने जूनियर डॉक्टर्स के साथ काम करना पड़ेगा? तो मेरी गुजारिश है, मेरा सुझाव है कि इन सभी डॉक्टर्स को इनका मानवर्धन करते हुए इसी नियम के अंतर्गत कवर किया जाए। ग्रुप 2 मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनका लास्ट ग्रेड पे 8,700 रुपये है, जबकि ग्रुप 1 का 10,000 रुपये है। भले ही समय अवधि ज़्यादा ली जाए पर इन डॉक्टर्स की भी ग्रेड पे 10,000 की जाए, क्योंकि यही डॉक्टर्स हैं जो सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, स्वास्थ्य प्रबंधन का कार्य करते हैं। यही डॉक्टर्स हैं जिनके जरिए हम MNDY, MNGY योजनाओं को लागू कर पाए। इन्हीं के जरिए हमने MMR, NMR और इंडिकेटर्स का सुधार किया। इन्होंने ही बीमारू राज्य को स्वस्थ राज्य की श्रेणी में लाने में अपनी एक बड़ी भागीदारी निभाई। रोजगार की अगर बात करते हैं तो अभी ऑलरेडी कम से कम 400 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ APO हैं, पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कल रात 11-12 बजे आनन फानन में 200 लोगों को पोस्टिंग्स भी दी गई, पर बाकी 200 लोगों पर फिलहाल कोई हरकत नहीं दिखाई दे रही है। सीफू की भर्तियां अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रही हैं। वर्तमान सरकार या तो अटकाने या भटकाने की नीतियों पर काम कर रही है। कभी बहाना मिलता है कि हम डबल एजी से बात करते हैं, कभी कुछ। तो मैं चाहती हूं सरकार इस पर अपना रवैया स्पष्ट करे। CHOs की 5,261 भर्तियां अभी भी इंतजार कर रही हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाके में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं रोजगार देने की। LT और फार्मासिस्ट की विज्ञप्ति कांग्रेस सरकार के समय निकली थी। अब इनकी भर्ती का श्रेय मौजूदा सरकार लेना चाहती है और इन्हें
नौकरी देकर आप संविदा कर्मचारियों को हटा रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो 10 से 15 साल से चिकित्सा जगत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्यों नहीं उन्हें भी सेम प्रवृत्ति या योग्यता के रिक्त पदों पर नियमित किया जाए। आश्चर्य की बात तो ये है कि आचार संहिता, विधानसभा चुनावों के पहले आचार संहिता से लगने से पहले कांग्रेस सरकार ने 12,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया अंतिम प्रारूप में पहुंचा दिया था। मौजूदा सरकार की शिथिलता देखें कि उन्होंने कोई सुध नहीं ली। सरकार चाहती तो 10 से 15 दिन में स्क्रीनिंग कर उन्हीं लोगों को नियमित कर सकती थी। इस पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे कि आगे इनका क्या विजन है, उन्हें नियमित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। एक तरफ सरकार कहती है कि हम नौकरियों का सृजन कर रहे हैं। आप नौकरियों का सृजन कर रहे हैं या बेरोजगारी का सृजन कर रहे हैं, ये भी आप स्पष्ट करें। क्या सरकार समझती है उन लोगों की पीड़ा जिन्होंने कई सालों तक अपने परिवारों की रोजी रोटी अपनी नौकरी के थ्रू कमाई, और आज आप उन्हें कह देते हैं कि हम आपको नौकरी से हटा रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से बुलडोजर सरकार बन चुकी है। सिर्फ घरों पर और एस्टेब्लिशमेंट्स पे ही बुलडोजर नहीं चला रही है, लोगों की नौकरियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी पर भी बुलडोजर चल रहे हैं। नौकरी से हटाने का निर्मम जो आदेश है वो सरकार, उससे सरकार का रुख स्पष्ट होता है। सदस्य अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। और अभी अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की तर्ज पर अग्निवीरों की तरह आपने राजस्थान के युवाओं के भविष्य को भी आग में झोंक दिया है। 108 एम्बुलेंस की बात करें तो बहुत सारे जिले हैं जिनमें कंडेम एम्बुलेंस अभी चल रही हैं, जबकि 72 एम्बुलेंस सरकार के पास तैयार हैं और जो लोकेशन का इंतजार कर रही हैं। नए घोषित जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए अभी तक कोई रोड मैप तैयार नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी को अभी तक गठित नहीं किया गया है, क्योंकि उसी के जरिए NHM की योजनाएं वहां लागू की जाएंगी। केंद्र की PM अभीम योजना, जिसके अंतर्गत हमारे राज्य में डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे 33 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनने थे, उसमें से सिर्फ 8 ब्लॉकों पे अभी कार्य चल रहा है, जबकि इस योजना में हमारे राज्य को 700 करोड़ रुपए मिले हैं। तो मेरा आग्रह है मंत्री महोदय से कि इन क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स की वर्तमान स्थिति और कार्य पूर्ण होने के समय को भी टेबल किया जाए। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पे हम आए। सरकारी महकमा पूरा इस राजधानी में बैठा है, सभी मंत्री महोदय इस राजधानी में बैठे हैं और दिए तले अंधेरा है। सरकार की नाक के तले RUHS और SMS की वर्तमान स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। मैं प्रशंसा करती हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय SMS और RUHS के औचक निरीक्षण पे गए। SMS के निरीक्षण के दौरान कुछ नर्सिंग ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया, पर आज की स्थिति क्या है? क्या उसमें फॉलोअप लिया गया? क्या कुछ सुधार हुआ उस औचक निरीक्षण के बाद, या सिर्फ न्यूज बनाने के लिए कार्रवाई की गई थी? SMS का IPD टावर की बात तो अगर करें तो भले ही उसमें मौजूदा सरकार की बात हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार की, बिना प्लानिंग उस IPD टावर को उसका काम शुरू किया गया और अभी तक ये नहीं पता कहां पार्किंग होगी, लोग आएंगे जाएंगे कैसे। पर इसका सॉल्यूशन तो तब हो जब UDH मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के आपसी झगड़े सुलझें। RUHS को हमने बहुत बड़ा जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, पर वहां जाकर एक बार स्थिति देखें, वार्ड्स खाली पड़े हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े वेल इक्विप्ड संस्थान में महीने की 10 से 15 एवरेज एडमिशन होते हैं। ऑपरेशन 135 से 40 महीने के एवरेज, जिसमें भी आधे ऑपरेशन माइनर ऑपरेशंस होते हैं, महज चीरा लगाने जैसे। कोविड में इतनी बेहतरीन सेवाएं देने के बावजूद भी हम ऐसे संस्थान का उपयोग नहीं ले पा रहे हैं। रिसेंटली अभी दौरा भी हुआ वहां पर, चारों तरफ अखबारों में खबरें भी छाई रही और फिर
14 जुलाई को एक आदेश निकाला गया जिसमें 16 डॉक्टरों को एसएमएस से आरयूएचएस में ट्रांसफर कर दिया गया। पर मेरा मानना है कि इन 16 ट्रांसफर से कोई भी कार्य में सुधार आने की संभावना नहीं है। अगर आपको कार्य में वहां पे सुधार लाना है तो आपको पूरी यूनिट्स वहां पे ट्रांसफर करनी पड़ेंगी। एक अकेला न्यूरोसर्जन जाकर वहां पे डिपार्टमेंट नहीं संभाल सकता। ये टीम वर्क है, इसलिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग हो हमारी सरकार की। पिछले 8 महीने में सरकार ने 7 से 8 महीने में क्या क्या काम किए। राज्य की 8 करोड़ जनता ने जिन्हें सिरमौर बनाया, माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब और यहाँ के उच्चतम अधिकारी, वो सिर्फ औचक निरीक्षणों पे लगे हैं। कभी थाने में जाते हैं, कभी अस्पतालों में जाते हैं, कभी जेडीए में जाते हैं, पर जो उनका मुख्य काम है पॉलिसी मेकिंग, वो कहीं नहीं दिख रहा है। ना इन संस्थानों की औचक निरीक्षण के बाद कोई स्थिति सुधरी, ना वहां पे मूल कार्य किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब जनता ये समझ गई है कि ये पर्ची सरकार होने के साथ साथ ही एक प्रोजेक्शन सरकार भी है, जो मोदी जी के चरण कमलों पर चलकर सिर्फ मार्केटिंग पर ध्यान दे रही है, अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान दे रही है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। IHMS 2.0 सॉफ्टवेयर तैयार है, पर फिर भी प्राइवेट सॉफ्टवेयर को काम में लिया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि सदन को बताया जाए कि इस सॉफ्टवेयर को अभी तक काम में क्यों नहीं लिया जा रहा। 15वीं फाइनेंस कमीशन केंद्र के द्वारा 2021-22 में हेल्थ डिपार्टमेंट को 152 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, जो आज तक फाइनेंस डिपार्टमेंट में अटके हुए हैं। ये पैसा CHC, PSC और बाकी निर्माण के काम में आता है। उसकी वजह से आज इनका काम प्रभावित हो रहा है। 21-22 के बाद 22-23 का पैसा हमारे राज्य को नहीं मिला, 23-24 का पैसा नहीं मिला, क्योंकि जब तक 21-22 का हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आगे नहीं भेजेंगे, हमारा आगे का पैसा अटका रहेगा। पर सरकार को सुध लेने की कोई मंशा ही नहीं है। अगर हो सके तो इसका भी प्रेजेंट स्टेटस स्टेबल किया जाए। आज स्थिति यह है कि प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद पर बैठकर मंच से ये कहा जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी और बाकी हमारे यहाँ साथी सदस्यों द्वारा भी, कि कार्य राज्य में वही होंगे, विधानसभाओं में वही होंगे जो हमारा सांसद, हमारा विधायक चाहेगा, जो हमारा पूर्व सांसद, पूर्व विधायक चाहेगा, जो हमारा कार्यकर्ता चाहेगा। सार्वजनिक से ऐसी बात बहुत ही शर्मनाक है इस राजस्थान की जनता के लिए, जिन्होंने आपको इस बार सत्ता पक्ष में बिठाया है। एक सदस्य ने तो मंच से ये तक कहा कि भैया तुम्हारे मामा भांजे को मत लेकर आना जिन्होंने वोट नहीं दिया, काम उनका भी नहीं किया जाएगा। तो इससे ज्यादा मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। आप संगठन को मजबूत करें, पर राजकीय कोष से नहीं। आप अपने खुद के पार्टी के कोष से उन्हें अपने संगठन को मजबूत करें। आप कार्यकर्ता की बात माने, पर क्या किसी के माथे पे लिखा है किसने किसको वोट दिया? हमें तो जहां तक पता है वोट देना एक संवैधानिक अधिकार है और वोट सीक्रेट होता है। इसलिए क्या मैं सरकार से पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोग घर चिन्हित करेंगे कि किसे बिजली पहुंचे, किसी पानी पहुंचे, किसे योजनाओं का लाभ पहुंचे और किसे चिकित्सा पहुंचे? क्या जिसने बीजेपी को वोट दिया है सिर्फ वही आपकी जनता है? हम यहाँ 200 सदस्य जिन्हें जनता ने चुन के भेजा है, आज हम उन्हें 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि सिर्फ उन लोगों का जिन्होंने हमें वोट दिया और जो भी आपको कंफर्म नहीं इसने दिया या उसने दिया। तो मैं उम्मीद करती हूं कि मौजूदा सरकार और हम सभी लोग हमारी जनता के लिए निष्पक्षता के साथ काम करेंगे। मेरे क्षेत्र की डिमांड्स मैं 2 मिनट में कहूं। हमारे चौमू में PHC, CHC और तथाकथित अपग्रेडेड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पद हैं। वहां वर्कलोड इस कदर है कि एवरेज OPD वहां का 1 महीने का 29 से 30 हज़ार है। हमारे SDH को अभी तक जमीन भी अलॉटेड नहीं है। चौमू के जाटावाली PHC किराए के भवन में बेसमेंट में चल रही है, तो मेरी सरकार से मांग है कि उसके लिए भी नवीन भवन निर्माण के लिए कुछ बजट हमें दिया जाए।
कालाडेरा कस्बा जो एक ऐतिहासिक अपनी महत्ता भी रखता है, वहाँ CHC का भवन जर्जर है और नाकाफी है। वर्कलोड, पेशेंट लोड ज़्यादा होने की वजह से वह बहुत छोटा प्रतीत होता है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि उस जर्जर भवन की मरम्मत और साथ में नया भवन बनाने के लिए हमें कुछ बजट दिया जाए। श्री संदीप जी शर्मा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।